दोस्तों, मेरी पार्टनर की चौथी एपिसोड, एक लंबे टाइम के बाद दोबारा नावल शुरू किया जा रहा है। सब दोस्त अपनी सपोर्ट दिखाओ। अब आपको रोज एक एपिसोड मिलेगी इस नावल की। मैंने भी अपनी बात पर जोर नहीं दिया। हम इसी सुरंगनुमा रास्ते से होते हुए वापस आ गए। करिश्मा ने मशल दीवार में बने हुए एक सुराख में फंसा कर बुझा दी और कुछ फासले पर दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। मैंने अपने कंधे से मशकीज़ा उतार कर पानी के चंद घूंट पिए और फिर मशकीज़ा इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसके पास भी दूसरा मशकीज़ा मौजूद था, मगर इसने मेरे हाथ से मशकीज़ा ले लिया और पानी पीने के बाद मशकीज़ा ज़मीन रख दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, इससे मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि सिंध के वडेरे अमीर दिलदार खान का और तुम्हारा ताल्लुक किसी बहुत बड़े और बहुत ही खतरनाक किस्म के गिरोह से है। मैंने करिश्मा की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस गिरोह के बारे में ज़्यादा जानने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि मुझे कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था। तुम्हें कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था, ये जानने की भी शायद अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, करिश्मा ने जवाब दिया। मैं इस सिलसिले में कुछ जानती भी नहीं। जो लोग तुम्हें कहीं ले जाना चाहते थे, उन्हें तुमने रास्ते में ख़त्म कर दिया। वैसे तुम वाकई बहुत दलेर हो। एक हाथ में हथकड़ी होने के बावजूद तुमने जिस तरह उन तीनों को ख़त्म किया था, वो काबिले तारीफ़ है। तुम्हारी बहादुरी की तारीफ तो सजावल भी कर चुका था। तुमने बंदी खाने में उन दोनों की जिस तरह पिटाई की थी, इसका भी मुझे सरेश से पता चल गया था, और रास्ते में तुमने जो कुछ भी किया, इस पर तो मैं अब भी हैरान हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने इसे घूरते हुए कहा। तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, वो मुस्कुराई। मैं वाकई कुछ नहीं जानती। वैसे भी चंद घंटों बाद मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे, क्योंकि पहुंचने के बाद तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आज़ाद होगे। ओह, मैं चौंक गया। क्या वाकई? हाँ, वो मुस्कुराई, फिर बोली, मगर मुझे हैरत है कि तुम उन लोगों के हाथ कैसे लगे। तुम्हारे बाजुओं में भरी हुई कुव्वत और हौसले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम 2-4 आदमियों के बराबर नहीं हो। फिर उनके काबू में कैसे आ गए? मैंने कहा, मैं अंदाजा लगा चुका हूं कि यह बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक किस्म का गिरोह है, और इस गिरोह में तुम जैसी हुसैन लड़कियों की भी कमी नहीं, जो मुझ जैसे लोगों को फंसाने में अहम किरदार अदा करती हैं, और वो भी तुम जैसी हुसैन लड़की थी। मैंने किया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हुसैन और जवान लड़कियां मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। चंद रोज पहले मैं अपने एक अजीज की तलाश में उमरकोट आया था। मालूम करने पर पता चला कि मेरा वो अजीज 6 महीने पहले कुर्री जा चुका है, जहां मिर्चों के एक व्यापारी के पास मुलाजिम है। वो शाम का वक्त था। मेरा ख्याल था कि रात किसी छोटे मोटे होटल में गुजार कर सुबह की बस से कुर्री चला जाऊंगा। मैं एक सड़क पर जा रहा था कि एक कार मेरे करीब आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक जवान और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। इसने कहा कि वो बहुत देर से मुझे सड़कों पर फिरते हुए देख रही है। अगर मुझे कोई परेशानी हो तो वो मेरी मदद करने को तैयार है। मैंने अपनी परेशानी बता दी। इसने बताया कि वो एक वडेरे की बेटी है। अगर मैं पसंद करूं तो इसके साथ चिल्लो, रात उनका मेहमान रहूं। सुबह मुझे कुंडली भेजने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। हकीकत यह है कि इस लड़की को देखकर मेरी राल टपक पड़ी थी। मैं कुछ कहे बगैर इसकी कार में बैठ गया। वो मुझे शहर से बाहर एक मकान में ले आई। इस मकान में 2 उधेड़ उम्र औरतों के सिवा कोई और नहीं था, और फिर थोड़ी देर बाद इस लड़की ने बताया कि इसका बाप मीरपुर खास गया हुआ है और कल दोपहर से पहले इसकी वापसी नहीं होगी। वो मेरी खातिर मुदारात में लग गई। पहले चाय के साथ पुरतकल्लुफ नाश्ता, फिर रात के खाने में फ्राई मुर्ग और बहुत सी चीज़ें। खाने के बाद वो मुझे एक बेडरूम में ले आई। बातें करते हुए इसने टीवी पर बेहुदा फिल्म लगा दी। इस वक्त मेरे दिल में शुबा पैदा हुआ कि वो कोई आवारा मिजाज लड़की है, जो अपने मतलब के लिए मुझ जैसे लोगों को फंसा कर यहाँ ले आती है। अगर ऐसा ना होता तो वो एक अजनबी से इस तरह बेतकल्लुफ ना होती और टीवी पर वो बेहुदा फिल्म ना लगाती। मेरा ये शुबा दुरुस्त निकला। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई और पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में आना चाहती थी, और मैं तो पहले ही से इसके लिए तैयार था। मेरे हाथ हरकत में आ गए। इसने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई मुज़ाहमत नहीं की। वो तो मुझे लाई ही इस मकसद के लिए थी। इसकी दिल्ली दिल्ली सी हंसी मेरे अंदर इश्तियाल पैदा कर रही थी। मेरे हवास बखर रहे थे। मैंने एक लम्हे को भी नहीं सोचा था कि इसका कोई और मकसद भी हो सकता है। वो मेरी दस्तरस में थी और मैं इसके अलावा कुछ और सोचने को तैयार ही नहीं था। वो लड़की मुझे बेड पर बिठाकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरी नज़रें इसके जिस्म को माप रही थीं। इसके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट थी। इसके हाथ फेरने की वजह से मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। जब होश आया तो अपने आप को जमाली और सरेश जैसे जल्लादों के कब्जे में पाया, जो मुझे एक बंद वैन में कहीं ले जा रहे थे। हमारा सफ़र खंडरनुमा इस इमारत में ख़त्म हुआ, जहां मुझे 3-4 दिन कैद रखा गया। वहां आते ही सजावल ने मेरी धुनाई कर दी थी, और फिर अगले रोज़ सुबह जब मैंने भागने की कोशिश की तो फिर उनके काबू में आ गया।
सजावल के लिए तो पहले ही दिन से मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई थी, और जिस तरह मैंने इसे मौत के घाट उतारा वो इसी नफरत का नतीजा था। मेरा ख्याल है तुम सिंधी तो नहीं हो, शायद पंजाब के किसी इलाके से ताल्लुक है तुम्हारा, करिश्मा ने मेरे खामोश होने पर कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने जवाब दिया। मैं पंजाब के एक शहर कसूर का रहने वाला हूँ। ओह, कसूर, वही मलिका तरन्नुम नूर जहाँ का कसूर, वो बोल पड़ी। हाँ, लगता है तुम पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानती हो, मैंने इसे घूरते हुए कहा। तुम्हारी बातें बड़ी दिलचस्प हैं, मुझे अपने बारे में तफसील से बताओ, इसने कहा। मैं चंद लम्हे खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा और फिर अपने बारे में बताने लगा। कसूर से चंद मील आगे सरहद की तरफ दरियाए बियास के किनारे एक गांव है, गुंडा सिंह वाला। इससे 1.5 कोस के फासले पर एक और छोटी सी बस्ती है जिसका कोई नाम नहीं। बस्ती 25 घरों पर मुश्तमिल है। मेरा बाप मौलवी आजम इस बस्ती की मस्जिद का इमाम था। मेरा नाम इमरान रखा गया था, लेकिन सब लोग मुझे माना कहकर पुकारते थे। मेरा बाप मुझे भी अपनी तरह मौलवी बनाना चाहता था, लेकिन मैं तालीम हासिल करके बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता था। मिडिल तक की तालीम तो मैंने गुंडा सिंह वाला में हासिल की और फिर मुझे कसूर के हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए कसूर जाना पड़ा। वहां मेरी रहाइश का बंदोबस्त शहजाद नामी एक शख्स के यहाँ किया गया था, जो मेरे बाप का दौर का रिश्तेदार था। शहजाद का पूरे शहर में बड़ा तहलका था। मुझे जल्द ही पता चल गया कि शहजाद इस छोटे से शहर का बहुत बड़ा बदमाश है और स्मगलरों के एक गिरोह का सरगर्म रुकन भी। ये लोग अनाज, सोना और हर वो चीज इंडिया को स्मगल करते थे जिसे उन्हें कुछ हासिल होता था। रात के अंधेरे में सरहद पार करने के लिए ये लोग छोटी छोटी बस्तियों के रास्ते इस्तेमाल करते थे। मेरा 1 साल तो खैरियत से गुजर गया, फिर शहजाद ने मुझे भी अपने इस खिलौने बिजनेस में शामिल कर लिया। मैं गिरोह के 2 आदमियों के साथ महीने में 3 मरतबा सरहद पार के शहर फिरोजपुर का भी चक्कर लगा आता। मुझे इस काम से शदीद नफरत थी। हमारे लोगों के मुंह का नवाला छीन कर दुश्मन को खिलाया जा रहा था। मैं अपनी जान छुड़ाना चाहता था। मेरी पढ़ाई का भी खर्च हो रहा था, मगर शहजाद की मारपेट और धमकियों ने मुझे उनका साथ देने पर मजबूर कर रखा था। एक रात हमारे गिरोह के चंद आदमी लाखों रुपए का माल लेकर सरहद पर जाने वाले थे। शहजाद भी इस पार्टी में शामिल था और मैं भी, लेकिन ऐन वक्त पर मैं बीमार पड़ गया। मैंने इस पार्टी के पहले ही से पुलिस को इत्तला दे दी थी। अगर साथ जाता तो मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। रात 2 बजे के करीब पुलिस और रेंजर्स की एक मुश्तरका पार्टी से स्मगलरों की इस पार्टी का तसादुम हो गया, जिसमें 2 आदमी रेंजर्स के और 3 स्मगलरों के मारे गए। शहजाद गिरफ्तार हुआ और इसे 3 साल की सजा हो गई। शहजाद की उम्र इस वक्त 45 साल के लगभग थी और इसकी बीवी की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, जबकि मैं इस वक्त 16-17 का हूँगा। उनके घर रहते हुए मैंने महसूस किया था कि सल्लमा मुझे अक्सर अजीब सी नजरों से देखती रहती थी। कई मरतबा वो मुझे अपने साथ चिपका कर प्यार भी किया करती थी, मुझे दबोचती और मेरे रुखसारों के बोसे लेती। मैं समझता था कि चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सल्लमा मुझे प्यार करती थी, लेकिन ये तो मुझे बाद में पता चला कि इसके दिल में ममता की तड़प नहीं, हवस की आग भड़क रही थी। मैंने शुरू ही से खूब कद काट निकाला था। 16-17 साल की उम्र में ही मैं भरपूर जवान नजर आने लगा था। गोरी चट्टी, खूबसूरत, ठोस जिस्म वाली लड़कियां मुझे देखकर मुस्कुरा उठती थीं। शहजाद के जेल जाने के चंद रोज बाद मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था कि मुझे अपने सीने पर बोझ सा महसूस हुआ। मेरी आंख खिल गई। कोई मेरे साथ लिपटा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि सल्लमा थी, जो मेरे लिहाफ में थी। मैंने उठना चाहा तो सल्लमा ने मुझे पकड़कर लिटा दिया। लेटे रहूं, इसकी सरगोशी मेरी समाज से टकराई। मुझे सर्दी लग रही थी, इसलिए तुम्हारे साथ लेट गई हूं। और फिर ये इंकिशाफ मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि सल्लमा को सर्दी लग रही थी, मगर इसके जिस्म पर लिबास नहीं था। मैंने एक बार फिर उठना चाहा तो इसने मुझे दबोच लिया। आराम से लेटे रहूं, वरना मैं उठकर शोर मचा दूंगी कि तुमने। सल्लमा ने जुमला मुकम्मल नहीं किया, लेकिन मैं इसका मतलब समझ गया। मैंने हथियार डाल दिए। सल्लमा के हाथ बड़ी सुरत से हरकत कर रहे थे। मैं अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। सनसनी की लहरें मेरे पूरे जिस्म में दौड़ रही थीं। मैंने सल्लमा से पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। सल्लमा, तुम्हें किसी भी बात की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जो दिल में आता है पूछ लो, मैंने बोला। शहजाद इतने दिन से जेल में है, तो आपकी प्यास इस कदर बढ़ गई है कि आपसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया है। तो अब इतने दिन क्या करती थी? सल्लमा ने मुझे गिले से लगाया और बोली, अब तो मैं सोचना भी नहीं चाहती कि इतना दिन मैंने कितनी मुश्किल में गुजारे। इस रात मुझे जिंदगी का एक नया तजर्बा हुआ। ये मेरी जिंदगी का पहला तजर्बा था। सल्लमा ने मुझे एक नई लज्जत से आशना कर दिया था। दिन भर मुझ पर अजीब नशे की सी कैफियत तारी रही। इस रोज मैं स्कूल नहीं गया और दिन भर बार बार कुन आंखों से सल्लमा की तरफ देखता रहा। इसके होंठों पर भी दिन भर अजीब सी मुस्कुराहट खुलती रही।
और फिर यह हर आए दिन का मामूल बन गया। इम्तिहान में सिर्फ 3 महीने रह गए थे। स्कूल तो जाता, मगर पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल ना लगता। ध्यान कहीं और रहने लगा। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दे तो दिया, लेकिन मुझे किसी अच्छे रिजल्ट की तवक्को नहीं थी। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। शायद सल्लमा से उन अनोखे ताल्लुकात से पहले की पढ़ाई काम आ गई थी। फिर न जाने क्या हुआ कि सल्लमा मुझसे नाराज हो गई। इसने मुझे घर से भी निकाल दिया। चंद रोज बाद मैंने महल्ले के अपने जैसे एक घबरू जवान को सल्लमा के घर से निकलते देखा तो मुझे इसकी नाराजगी की वजह भी समझ में आ गई। मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली और सल्लमा को भूल गया। कसूर शायद पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर है। कचरा साफ करने के छोटे बड़े लातादाद कारखाने हैं। उन फैक्ट्रियों की वजह से आलूगी इंसानी जिंदगी के लिए खतरे की इंतहाई हद से भी कहीं ऊपर जा चुकी है। चमड़े के उन कारखानों से बहने वाला गंदा पानी सड़कों और गलियों में जोहड़ों की सूरत में खड़ा रहता है। इस गंदे पानी में शामिल केमिकल्स ज़ेरे ज़मीन पानी को भी मुतासिर कर रहे हैं। हैंड पंप्स में आने वाला कड़वा पानी पीने के काबिल नहीं रहा। लोग मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, मगर ना तो महकमा सेहत इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार है और न ही दूसरे मुताल्लिका महकमे। बहरहाल शहजाद को जेल गए हुए 2.5 साल हो चुके थे। 2 महीने और गुजर गए और फिर एक रोज पता चला कि वो जेल से रहा होकर आ गया है। मैं उन दिनों लाहौरी महल्ले के एक मकान में रह रहा था, जहां मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा था। इस टूटे फूटे मकान में 2 ही कमरे सलामत थे। एक में बूढ़ी मालिका अकेली रहती थी और दूसरा मेरे पास था। दोनों कमरों के बीच वसी सहन हाइल था। मेरे लिए कमरे का दरवाज़ा गिल्ली की तरफ खिलता था। इस रात में होटल से खाना खाकर कमरे में आकर लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो शहजाद को देखकर न जाने क्यों मेरा दिल कांप उठा। वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक और आदमी भी था। 3.25 साल तक जेल की सख्तियों ने शहजाद के बिल निकाल दिए थे। वो खासा कमज़ोर नजर आ रहा था। उन दोनों ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी और फिर जल्द ही ये इंकिशाफ भी हो गया कि शहजाद को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। इसे जेल में किसी पुलिस वाले ने बताया था कि 3 साल पहले उनकी मुखबरी मैंने की थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ उनका लाखों का माल पकड़ा गया था, बल्कि उनकी पार्टी के 3 आदमी मारे गए और शहजाद को भी तवील अरसा जेल में गुजारना पड़ा था। इसे मेरे और सल्लमा के नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में भी पता चल गया था। मैं अगर चाहता तो अपने किसी बंदे के जरिए तुम्हें बहुत पहले मरवा चुका होता, शहजाद कह रहा था। लेकिन मैंने अपने हाथों से तुम्हें सजा देने का फैसला किया था। मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम मेरी इज्जत से खेलते रहे। नमक हराम। मैंने एक एक लम्हा कांतों पर लूट कर गुजारा है और अब मुझे सुकून इस वक्त मिलेगा जब तुम्हें अपने कदमों में लूटते हुए देखोगा। शहजाद ने हथियार निकाल लिया। इस वक्त न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई कि मैंने झपट कर इसके हाथ से हथियार छीन लिया। शहजाद को शायद इसकी तवक्को नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैंने पे दर पे ट्रिगर दबाता चला गया। वो मुझे अपने कदमों में देखना चाहता था, लेकिन खुद मेरे कदमों में खेर हो गया। इसका दूसरा साथी दहशतज़दा नजरों से यह सब कुछ देख रहा था। इसने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि इसका हाथ दरवाजे तक पहुंचता, मेरा वार काम कर गया। वो चीखता हुआ गिरा। मुझे अब अपनी आंखों के सामने फांसी का फंदा नजर आने लगा। मैंने हथियार फेंक दिया, ट्रंक में रखते हुए रुपए निकालकर जेब में डाले और कमरे से बाहर आ गया। इत्तेफाक से इस वक्त महल्ले में कोई नहीं था। पहले मैंने सोचा कि गांव चला जाऊं, मगर ख्याल आया कि गांव में तो फौरन ही पकड़ा जाऊंगा। मैंने उन दोनों को मौत के झाग तो उतार दिया था, लेकिन अब मुझ पर खौफतारी हो रहा था। मैं लारी अड्डे पर पहुंच गया। इस वक्त लाहौर जाने वाली एक बस अड्डे से निकल रही थी। मैं दौड़कर इसमें सवार हो गया। मेरे पास 600-700 रुपए थे, जो कई महीनों से थोड़े थोड़े बचाकर जमा किए थे। मेरा ख्याल था कि ये रकम 10-15 दिन के लिए काफ़ी थी। इस दौरान मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगा। लाहौर में पहली रात मैंने रेलवे स्टेशन के सामने एक चारपाई वाले होटल में गुजारी। बड़े शहरों के लारी अड्डों और रेलवे स्टेशनों के आसपास ऐसे लातादाद गरीब परवर होटल होते हैं, जहां सिर्फ 5 रुपए चारपाई का किराया देकर रात गुजारने की जगह मिल जाती है। ऐसे होटलों में खाना भी सस्ता होता है, लेकिन पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। हर घंटे 2 घंटे बाद कोई ना कोई संतरी टपक पड़ता है। कौन है? कहाँ से आए हो? कहाँ जाता है? जैसे सवालात करके हर पुलिस वाला कुछ ना कुछ एंट कर चला जाता है। इस एक रात में मेरी जेब से भी इसी तरह 50 रुपए निकल गए थे। इस तरह मुझे वो होटल बहुत महंगा पड़ा था। मैं काम और पनाह की तलाश में एक हफ्ता मारा फिरता रहा और आखिरकार दिल्ली दरवाजे के बाहर एक होटल में काम मिल गया। आराम करने का मौका नहीं मिलता था। रात 12 बजे के बाद मैं छत पर जाकर सो जाता, मगर सुबह 5 बजे उठा दिया जाता। 1 महीने के बाद इंकिशाफ हुआ कि इस होटल का मालिक ब्राउन शुगर का कारोबार भी करता था
और इसकी असल आमदनी वही थी। मैंने बाज बड़े बड़े लोगों को छुपाती हुई गाड़ियों पर और कई सादा लिबास पुलिस वालों को भी वहां आते देखा था। पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म कर दी जाती, वो चाय पीते और सेठ को सलाम करके चले जाते। एक रोज होटल पर आने वाले एक ग्राहक को देखकर मैं चौंक गया। इसे पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो कसूर में चमड़े के कारखाने में मेरे साथ काम किया करता था। इसने भी मुझे पहचान लिया था और फिर बातों ही बातों में इसने इंकिशाफ किया कि कसूर की पुलिस अब भी मुझे तलाश कर रही है। मैंने शहजाद के साथ जिस आदमी को 2 गोलियां मारी थीं, वो जिंदा बच गया था और इसने पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। पुलिस मेरी तलाश में मेरे गांव भी गई थी और मुझे वहां ना पाकर मेरे बाप मौलवी आजम को गिरफ्तार करके कसूर के हवालात में बंद कर दिया गया। मेरे बारे में पूछने के लिए इस पर इतना तशद्दुद किया गया कि इसने हवालात में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने रात की तारीकी में इसकी लाश एक सड़क पर डालकर गोली चला दी और ये जाहिर किया कि इसने फरार की कोशिश की थी और पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुझे बाप की मौत का बहुत दुख हुआ था और पहली मर्तबा पुलिस के लिए मेरे सीने में नफरत की चिंगारी भड़की थी, मगर अफसोस इस बात का था कि अपने बेगुनाह बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो शख्स मुझसे 50 रुपए उधार लेकर चला गया। मैं समझ गया था कि ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे और वो शख्स दोबारा भी आएगा। इसने अगरचे मुझे तसल्ली दी थी कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा, मगर मैं मुतमईन नहीं था। मैं होटल में आने वाले हर शख्स को शक और कीना की निगाह से देखने लगा। कोई कार में मेरी तरफ गौर से देखता तो मेरा दिल धड़क उठता। 2 दिन बाद वो शख्स फिर आया। इस मर्तबा इसने 2 दिन के वादे पर 100 रुपए मांगे थे। अब मैं समझ गया कि वो वाकई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने इसे 100 रुपए तो दे दिए, लेकिन संजीदगी से इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये जगह अब मेरे लिए महफूज नहीं रही थी। मैंने इसके अगले फेरे से पहले ये जगह छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन इसी रात 12 बजे के करीब वो फिर से चिपक पड़ा और मुझसे 200 रुपए का मुतालबा किया। बकौल इसके इसे फौरी तौर पर गुजरावाला जाना पड़ गया था और इस वक्त कहीं से रकम का बंदोबस्त नहीं हो सकता था। अलबत्ता मुझसे इसे इनकार की तवक्को नहीं थी। इस वक्त होटल में ज्यादा गाहक नहीं थे और वैसे भी मेरा छुट्टी का वक्त हो गया था। मैं इसे साथ लेकर अकबरी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दिल्ली दरवाजे और अकबरी दरवाजे के बीच एक ऐसी जगह भी आती है जहां सड़क के दरमियान में 2-3 पुरानी इमारतें हैं। इस तरह यह सड़क 2 हिस्सों में बच जाती है, एक उन कदीम इमारतों के सामने से और दूसरी पिछली तरफ से निकलती है। मैं इसे लेकर पिछली तरफ वाली सड़क पर आ गया। इस सड़क के साथ ही एक पार्क है और इसके साथ गंदा नाला बहता है, जिसके दूसरे किनारे पर लाहौर के कदीम शहर की इमारतें हैं। मैं इसे लेकर पार्क में आ गया। सड़क पर ट्रैफिक भी कम था और पार्क भी सुनसान पड़ा था। वो जरा घबरा सा गया था, लेकिन मैंने इसे बताया कि होटल से मेरी छुट्टी हो गई है, यहाँ कुछ देर बैठकर बातें करेंगे। पार्क के वस्त में पहुंचकर मैंने अचानक इसे दबोच लिया। वो उम्र में अगरचे मुझसे बड़ा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर कमजोर सा आदमी था। इसने मुजाहमत करते हुए चीखने की कोशिश की, मगर मैंने एक हाथ से इसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ से इसकी गर्दन मरोड़ने लगा। मुझे इस पर जरा भी तरस नहीं आया। मुझे जिंदा रहना था और अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन जैसे लोगों का मरना जरूरी था। गर्दन मरोड़ कर मैंने इसे गंदे नाले में फेंक दिया। इसके लिए यही जगह सबसे ज्यादा मुनासिब थी। मैं पार्क में सीधा आगे निकल गया और फिर बाहर निकलकर चक्कर काटकर होटल वापस आ गया और छत पर जाकर सो गया। चंद रोज सुकून से गुजर गए और फिर एक रात, जबकि मैं छत पर दूसरे लड़कों के साथ सो रहा था, शोर की आवाज सुनकर जाग गया। 1-2 गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। इस दौरान एक आदमी सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ छत पर आ गया। इसके हाथ में कपड़े का एक थैला था। वो होटल का मालिक सेठ एहसान था। क्या हुआ सेठ जी, गोलियां क्यों चल रही हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। पुलिस ने छापा मारा है, सेठ ने जवाब दिया। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मैं समझ गया कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मेरी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया है। ओए नाजी, सेठ की आवाज सुनकर मैं चौंका। इस मर्तबा उन कुत्तों को हड्डी नहीं मिली तो छापा मार दिया। ये थैला पकड़ और भाग जा यहाँ से।